वेलकम बैक एवरीवन। अभी हमने आरपीएससी के पीजीटी के पेपर सॉल्व किए थे जो कि थे 20 के, और ये जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आरपीएससी पीजीटी 2016 का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पीजीटी के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट में हम इसमें 75 क्वेश्चंस को करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आधे और कर लेंगे और उसी के साथ साथ हमारा ये पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा 2 पेपर और हैं आरपीएससी के, बस इसमें ज़्यादा पेपर्स नहीं है, तो बहुत ही आसानी से आप इनको कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, क्वेश्चंस भी ईजी ही हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? तो यूपी में जो बात हो रही है, किसने सबसे पहले बात की? तो यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो कौन सा आधार है इसमें ये पूछा गया है, और इसमें है राजनैतिक दर्शन, और इसमें जो बात करते हैं वो बॉटोमोर ने बताए हैं। बौद्धिक परिस्थितियाँ जो थीं उसके साथ साथ समाजशास्त्र के उदय में वो सहायक सिद्ध हुई थी। उसमें उन्होंने बताई थी 5 चीज़ें जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो उसमें एक तो राजनैतिक दर्शन की बात करते हैं, इसके अलावा वो इतिहास के दर्शन की बात करते हैं, इसके अलावा वो बात करते हैं उद्विकास का जो जैविक सिद्धांत है उसकी। ये पीजीटी में हमने ऑलरेडी बताया था, यूपी पीजीटी में। इसके अलावा वो बात करते हैं सामाजिक राजनैतिक सुधार आंदोलन की, और इसके अलावा एक और जो बात करते हैं वो है सामाजिक सर्वेक्षण की बात। तो आपको ये पांचों लर्न होनी चाहिए बॉटोमोर के अकॉर्डिंग। उन्होंने 5 आधार बताए हैं, राजनैतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास का जैविक सिद्धांत, सामाजिक और राजनैतिक सुधार के आंदोलन, और सामाजिक सर्वेक्षण का जो विधि का विकास बताया था। तो ये 5 बताए थे बॉटोमोर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है पार्क और बर्गिस ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, रॉबर्ट पार्क और बर्गिस की डेफिनेशन है। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पृष्ठभूमि में रखता है? तो किसको पृष्ठभूमि में रखता है? ये सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया को पृष्ठभूमि में रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। उसके बाद है, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु प्रिफर्स द रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम? तो कॉन्सेप्ट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को सोशल सिस्टम से कौन बदलना चाहता है? वो है एंथोनी गिडिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एंथोनी गिडिंग्स जो है सोसाइटी को बदलना चाहते हैं सोशल सिस्टम से। यहाँ सोशल सिस्टम से कन्फ्यूज़न हो सकता था कि मे बी पार्सन्स हो, लेकिन यही आपको ध्यान रखना है कि समाज को सामाजिक व्यवस्था के कॉन्सेप्ट से बदलना चाहते हैं, तो वो हैं एंथोनी गिडिंग्स। आप इसमें गलत मत करिएगा, ध्यान से इसको करिएगा, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, समाज की विशेषताएं निश्चित क्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन, ये स्वावलंबन में किसने बताई हैं? तो डेफिनिट टेरिटरी, प्रोगेंसी और कल्चर एंड इंडिपेंडेंस की बात जो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार आया भी है। हैरी एम जॉनसन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने जो अपनी समाज की विशेषताएं बताई उसमें ये 4-5 की पॉइंट बताए थे, जिसमें भू क्षेत्र, संतति, संस्कृति के साथ साथ स्वावलंबन की भी बात करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैचिंग वाला, तो इसमें हमें मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उप संस्कृति को हम मैच करते हैं। उप संस्कृति है सेना, विपर्य संस्कृति जो है वो है हिप्पी, हिप्पी को काउंटर कल्चर में रखते हैं। उसके बाद जो ये संस्कृति का वाहन है, तो संस्कृति का वाहन हो जाएगा भाषा। संस्कृति का टकराव यानी जो कल्चर है क्लैश हो रहा है वो
अयोध्या मंदिर में है। तो इसमें आपने देखा सब कल्चर जो है वो आर्मी है, काउंटर कल्चर हिप्पी हो जाएगा, और व्हीकल जो है लैंग्वेज होगा, और क्लास किस में होगा, अयोध्या टेम्पल। तो ये बहुत आसानी से मैच हो गया, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संस्था बनती है, तो संस्था किससे बनती है? संस्था बनती है रूल्स और प्रोसीजर से, जैसे कि आपने देखा भी है, कई बार हमने इसको बताया भी है। तो रूल, नियम और विधियाँ जो होंगी उनसे संस्था बनती है, और इसमें पार्सन्स ने इसके कई तत्व भी बताए थे जिसमें उन्होंने इसकी बात भी की है। जैसे उन्होंने बताया समूह, उप समूह रखा है, संरचना के जब वो तत्व बताते हैं उसमें परिस्थिति, भूमिका को रखते हैं, नॉर्म्स को रखते हैं, संस्था को रखते हैं। तो ये संस्था है, इसमें संस्था का पूछा गया है, और एजेंसी को भी रखते हैं वो। तो ये कुछ तत्व थे संरचना के। और इसके बाद है हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें मैच करना है। तो इसको मैच कर लेते हैं। अंतः समूह यानी जो इन ग्रुप है वो क्या होगा, वी ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आउट ग्रुप जो है वो क्या होगा, दे ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्वाइड यानी दो लोगों का ग्रुप हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप फेस टू फेस रिलेशनशिप होगी। तो इन ग्रुप का मतलब हो गया वी ग्रुप, आउट ग्रुप मतलब बाहरी हो गए, स्मॉल ग्रुप मतलब दो व्यक्तियों का ग्रुप हो गया, प्राइमरी ग्रुप फेस टू फेस रिलेशनशिप हो गई। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 1, 9 में ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। तो सामुदायिक जीवन का आधार कौन सा नहीं है, सामान्य चिंतन, क्योंकि लोकेलिटी होगी, सेंटिमेंट होंगे, वे ऑफ लाइफ होगी, लेकिन कॉमन थिंकिंग का नहीं होती है। कम्युनिटी में सबकी थिंकिंग तो अलग ही अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है। तो भारत में कौन क्षेत्रवाद को जन्म देगा, शिक्षा का विस्तार, बेकारी की समस्या, क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर है टू कंसीडर द रिलीजन कल्चर सुपीरियर। तो जो क्षेत्रवाद होगा, क्षेत्रवाद किस वजह से होगा, वैसे इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि शिक्षा का विस्तार तो अच्छी चीज़ है, बेकारी की समस्या का क्षेत्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना ही करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भ्रष्टाचार के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति, नियम कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी। जब जानकारी पूरी है तो उससे भ्रष्टाचार थोड़ी ना होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। संस्थाओं का परिवर्धमान, संस्थाओं तथा अधिनियमित, इसको इंग्लिश में देखिए तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्रिएसिव और इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन की बात किसने की, ये हायर एजुकेशन इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की है समनर ने बात, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रिएसिव और इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन। कोल्ड वार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कोल्ड वार किसका एग्जाम्पल है, तो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हो जाएगा एग्जाम्पल। कोल्ड वार इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद है तकनीकी में तीव्र वृद्धि और सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में। तो जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ेगी और ये जो बिलीफ्स हैं वो धीमे धीमे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कल्चरल लैग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देवर विवाह और शाली विवाह का उदाहरण क्या है, लेवीरेट और सोरोरेट किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं प्रेफरेंशियल मैरिज, अधिमान्य विवाह के एग्जाम्पल हैं लेवीरेट और सोरोरेट। निम्नलिखित में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है, तो ये कौन है, फ्रेजर। ये पीजीटी के लिए सारे पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं,
और बहुत ही अच्छे हैं, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो आप आसानी से समय को बचाते हुए इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तारावाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो तारावाड़ तो केरल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। सरकार का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव का एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट वो दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसमें भौगोलिक एकांकीपन, पिछड़ापन, विशिष्ट कल्चर होगा, लेकिन साइज ऑफ कम्युनिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है, तो कम्युनिटी के आकार से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो इन सब चीज़ों में पीछे हैं तो फिर उसे हम अनुसूचित जनजातियों में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण है? तो समिति का लक्षण कौन है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता या आदर्श मानदंडों का। अच्छा, इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो अभी हम नहीं छूट जाता तो आंसर रॉन्ग हो जाता। तो लक्षण, समिति के लक्षण ये सब तो हैं ही, सामूहिकता होगी और उनके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मेंबरशिप भी होगी, लेकिन आदर्श मानदंडों का अनुसरण उसमें नहीं होगा। उसके बाद है किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी में बांटा है? तो रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करता है? वो है आपके कोजर। ऑप्शन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने बांटा? तो ये भी एमपी में भी पूछा गया था 2024 वाले एग्ज़ाम में, पीजीटी में अक्सर पूछा जाता रहा और अब तो लर्न भी हो गया होगा। जब 6 की बात होगी तो बीएस गुहा हो जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? तो सामाजिक स्थिरीकरण को एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, वो कौन नहीं मानता है? तो वो हैं ट्यूमिन। क्यों? क्योंकि ट्यूमिन तो उनकी क्रिटिक करते हैं, वो ये नहीं मानते, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता वर्ग की नहीं है? तो इसमें वर्ग की विशेषता क्या नहीं होगी? वर्ग चेतना तो होगी ही, पोलराइजेशन भी होगा और वर्ग विदोष भी होगा, लेकिन अस्क्राइब नहीं होता है, प्रदत्त सदस्यता नहीं होती। तो ऑप्शन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या उत्पन्न करती हैं? जब किसी चीज़ में हमें पूर्वाग्रह पहले से ही होता है तो क्या हो जाएगा? एथनोसेंट्रिज्म, कि हम पहले ही मान लेते हैं हमारी ही कल्चर या हमारा ही सब कुछ अच्छा है, वो अपनी चीज़ को लेकर सेंटर हो जाते हैं, एथनोसेंट्रिज्म हो जाती है जब पूर्वाग्रह या भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं सांस्कृतिक वरीयता में। किसने कहा था संस्कृति कृषि तत्वों, प्राविधिक तत्वों और सामाजिक तत्वों और मानसिक तत्वों की उपज है? तो इसमें एग्रो फैक्ट, आर्टिफैक्ट्स और सोशियो फैक्ट और मेंटल फैक्ट की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ज़्यादा कहीं नहीं है, आरपीएससी में ही ज़्यादातर पूछी गई है। ये है डेविड बिडने की, तो आप इसे, जिसे नहीं लर्न है उसे लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग है बिल्कुल। उसके बाद है कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? तो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल? तो सोशल कंट्रोल की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो जुडिशरी है, रिलीजन है, नॉर्म्स है, इकोनॉमी नहीं है। तो इसमें जुडिशरी और इकोनॉमी में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एजेंसी होगा कि नहीं, तो आपको लर्न करना होगा। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था सोशल कंट्रोल का पार्ट नहीं, लेकिन जुडिशरी से तो कंट्रोल होता है, रिलीजन भी कंट्रोल करता है, नॉर्म्स तो कंट्रोल करता ही करता है, तो इकोनॉमी नहीं होगा। उसके बाद है कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, माइग्रेशन, इन सभी में ही मोबिलिटी होगी, लेकिन राजनीतिकरण में मोबिलिटी नहीं होगी, तो इसीलिए ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ये नहीं है। इसके बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की बात कौन करता है? तो वो करते हैं मैकआइवर एंड पेज। बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही पीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकदम बेसिक से।
निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता आपको कंपटीशन, मैंने अभी इसके पहले वाले पार्ट में बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, अब आपको यहाँ रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी है कंपटीशन की। तो इम्पर्सनल प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, लेकिन व्यवस्थापन की प्रक्रिया नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। और आपको अगर याद करना है कि कंपटीशन किसी को बताना है तो आपको याद रखना अवैयक्तिक है, हम नहीं जानते हमारा कंपटीशन किससे है, लेकिन कंटिन्यूअसली हमारा कंपटीशन होता रहता है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हर जगह कंपटीशन पाया जाता है हर चीज़ में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन इज़ अ करेक्ट, ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन्होंने लिख रखी है। फ़िलहाल इसका जो आंसर है वो तो आंसर इसका है आंसर 2 टायलर। टायलर ने तो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये पूरी जो डेफिनेशन है इस तरह से नहीं है, वो उन्होंने उसमें ये लिखा है, शायद उस पे आधारित है, ऐसे करके लिखा है, तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी जो इसमें आध्यात्मिक में भी आते हैं, हॉवेल हैं, तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, पर यहाँ कन्फ्यूज़न वाली और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए जब अलौकिक शक्ति की बात होगी, सुपर नेचुरल पावर में अगर बिलीव हो रहा है तो वो हो जाएंगे टायलर, तो ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद मालिनोव्स्की के अनुसार जो सोर्सरी और विच क्राफ्ट हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ये काले जादू होते हैं, चाहे सोर्सरी हो चाहे विच क्राफ्ट हो। और ये जो सोर्सरी का एग्जाम्पल है वो ओझा है, और सोर्सरी और विच क्राफ्ट जो कॉन्सेप्ट हैं वो इवांस प्रिचार्ड के हैं। अगर कहीं पूछ ले कि किसने दिया, तो इवांस प्रिचार्ड के पहले कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद इन लोगों ने उसमें बताया था, तो ये दोनों ही काले जादू हैं। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है, तो अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं योगेन सिंह, यानी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं उसको, संस्कृताइजेशन को, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जॉर्ज सिमेल का समूह 1 2 3 के रूप में वर्गीकृत है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो वो समूह के आकार पर आधारित है, साइज ऑफ द ग्रुप, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है पीजीटी में। ध्रुवीय परिस्थितियाँ वे हैं जो कि पोलर स्टेटस की बात कर रहा है, तो पोलर स्टेटस क्या होते हैं, युग्म में होंगे, यानी पेयर्स में होंगे। पोलर स्टेटस किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। उसके बाद है जनजाति की समस्याओं के समाधान है, तो राष्ट्रीय ये नेशनल पार्क अभी 13 वाले में भी पूछा गया था किसका है, जिसमें मैंने बताया था एल्विन का, तो एल्विन ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है किसके अनुसार स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों की बात की गई है, तो सिचुएशनल और सिस्टमैटिक क्राइम की बात किसने की है, वो हैं लेमर्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिचुएशनल और सिस्टमैटिक जो क्राइम है उसकी बात करते हैं लेमर्ट। उसके बाद है लुंडबर्ग ने कौन सी सामाजिक अनुसंधान को सबसे श्रेष्ठतम विधि कहा है, टूल पर एक्सीलेंस की इन सोशल रिसर्च, किसको माना है लुंडबर्ग ने, तो वो हैं इंटरव्यू को उन्होंने टूल पर एक्सीलेंस माना है इन सोशल रिसर्च, तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे संजीवी, तर्कशील, धर्मनिरपेक्ष या उपयुक्त सभी, तो उन्होंने ऑर्गेनिक की बात की है दुर्खीम ने, सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एज ऑर्गेनिक, तो इसीलिए इसमें सजीवी आंसर है, ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। अध्ययन जो नए क्षेत्र में किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो जो नए क्षेत्र में अध्ययन करा जाएगा उसको कहेंगे एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषणात्मक, ऑप्शन 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो शोध समस्या का संभावित उत्तर है, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है, तो ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा।
सोच समस्या का संभावित टेंटेटिव आंसर होता है रिसर्च प्रॉब्लम का। उसके बाद है मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था। तो ह्यूमन सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपको पता चल गया होगा स्पेंसर बात करते हैं। तो हिंदी में बहुत आसान पड़ जाता है कोई भी आंसर फाइंड करना, इंग्लिश में फाइंड करना। मार्क्स के छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वो होते हैं। पेटी बुजुर्गा के बारे में क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि क्लास इन इटसेल्फ होता है, क्लास इन इटसेल्फ होता है, अपने आप में वर्ग होता है, पेटी बुजुर्गा सोचते हैं। अगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है किसमें, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, और अब तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स में। उसके बाद है शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का यूज़ किया है। तो ये कौन है, एमाइल डर्कहाइम। इन्होंने क्या किया है, ये क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ किया है कंपैरेटिव एनालिसिस में। वैसे कंपैरेटिव एनालिसिस में वेबर भी आते हैं, लेकिन क्लासिकल में भी आते हैं, पर ये पूछ रहा है क्वांटिटेटिव मेथड का किसने यूज़ किया। तो जब भी क्वांटिटेटिव की बात होगी तो वहाँ पे हो जाएंगे आपके डर्कहाइम। उसके बाद है उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, तुगनिक और तिगुनिक यौगिक में किसने किया। ये भी हम आपको पढ़ा रखे हैं कि जब ट्रिपल तक के बात होगी तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्पेंसर हो जाएगा। आप हमारा स्पेंसर वाला लेक्चर जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अपनी बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। तो किसके पक्ष में माना है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। उन्होंने ये कहा कि वो जो धर्म की व्याख्या उन्होंने दी कैपिटलिज्म वाले में, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, तो उन्होंने कहा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है, बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चेतना का आधार है। तो चेतना का आधार कार्ल मार्क्स के लिए कौन है, उत्पादन की पद्धतियाँ, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन ही सबसे पहले आएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो इसीलिए मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे उनके चेतना का बेस ऑफ कॉन्शियसनेस है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा। तो अपूर्ण परियोजना किसने समझा है, हेबरमास ने। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है सामाजिक भौतिकी पद सोशियोलॉजी के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो सोशल फिजिक्स, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं और आपको पता ही है कॉम्ट है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी। तो वो हैं जॉर्ज सिमेल। फॉर्मल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, जॉर्ज सिमेल। ऑगस्ट कॉम्ट के विचार में इनमें से किन 3 अवस्थाओं में अंतर्निहित है विकास का उनका जो विचार है। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविस्टिक स्टेज, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया। कॉशी ग्रुप की बात किसने की है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कॉशी ग्रुप की बात की है बॉटोमोर ने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक समिति समुदाय नहीं परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। एन एसोसिएशन इज़ नॉट अ कम्युनिटी बट अ ग्रुप विद इन अ कम्युनिटी। एक एसोसिएशन जो होता है वो कम्युनिटी नहीं होता है, लेकिन एक ग्रुप होता है, किसमें, विद इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर एक ग्रुप होता है। तो ये कथन क्या है, ये कथन पूर्णतया सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। दुर्खीम के अकॉर्डिंग सबसे पुराना आदिम धर्म का प्रकार है। तो सबसे पुराना कौन सा आदिम धर्म का प्रकार है। दुर्खीम ने वैसे भी टोटेमिज्म की बात की है, टोटमवाद की बात की है, तो यही सबसे पुराना इनका प्रकार हो जाएगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, वो है सिस्टम ऑफ रोल्स पे, यानी भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह
का अध्ययन भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है, सिस्टम ऑफ रोल पर, कि किसकी क्या भूमिका होगी, इसके आधार पर आधारित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता। उसके बाद है सामाजिक आकृति विज्ञान। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एज सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशोलॉजी। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी में। ये इसमें किसने डिवाइड किया है, ये किया है एमाइल दरखाइम ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कौन सा युग्म अलग है, तो आपको ये देखना है कौन सा अलग है। संस्कृताइजेशन की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, इनकरेक्ट ढूंढना है। कल्चरल लैग की बात ऑगबर्न करते हैं, फोक वेज की बात समनर करते हैं, मल्टीपल ट्रेडिशन की बात योगेंद्र सिंह नहीं करते हैं, एस.सी. दुबे करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ अ इनकरेक्ट। उसके बाद है ऑल साइंस हैव यूनिटी इन इट्स मेथड नॉट इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ आपको एक कीवर्ड से आंसर 2 मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा जब यूनिटी यानी एकता की बात होगी तो आंसर आपका होगा कार्ल पियर्सन, और जब यूनिटी की जगह यहाँ पे लिखा होगा संबंध या संबंध लिखा होगा तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। तो इसमें जो चेंज है सिर्फ यूनिटी और संबंध का है, और इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बाकी दोनों ही कोटेशन एकदम सेम है। तो स्टुअर्ट चेंज, और आपको पियर्सन को याद रखना है, और पियर्सन का है एकता यानी यूनिटी। उसके बाद है एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, वो क्या है। तो एक हिंदू क्या परिवर्तित नहीं कर सकता, अपनी कास्ट वो कभी चेंज नहीं कर सकता है। उसका जन्म चाहे वो मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी कास्ट जो रहती है वही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। फेनोमेनोलॉजी इज़ अ रेडिकल अल्टरनेटिव, किसका अल्टरनेटिव है वो, ये भी आपको पता है, पॉजिटिविज्म का अल्टरनेटिव है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी विद द रेफरेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वाज यूज्ड। तो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया है, वो किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो बर्थ एंड डेथ को लेवल को डिटरमाइन करता है वो कौन सा है फैक्टर, वो आपको ढूंढना है। तो वो है रेट ऑफ मोर्टेलिटी, रेट ऑफ फर्टिलिटी, एज कंपोजिशन, सेक्स कंपोजिशन। तो इसमें हो जाएगा एज कंपोजिशन, जो डिसाइड करता है बर्थ एंड डेथ का एक फैक्टर है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में है, जो जन्म और मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। तो आयु घटक एज कंपोजिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैचिंग वाला। तो आपको मैच करना है इड, ईगो एंड सुपर ईगो किसका है, वो है फ्राइड का। उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो आप जानते ही हैं दरखाइम का। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी पूले की है। आई, मी एंड सिग्निफिकेंट अदर की बात कौन करता है, जॉर्ज मीड। तो इसमें मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं नातेदारी, किनशिप। उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। तो जब हाइपोथेसिस में उसकी जांच अभी बाकी है यानी वैलिडिटी ऑफ रिमेन्स टू बी टेस्टेड, ये हाइपोथेसिस में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आती है। तो आप इसको लर्न करने का एक तरीका देख सकते हैं। मैंने जब पढ़ाया था उसमें आपको लर्नबर्ग की जब डेफिनेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था उनके में एक की पॉइंट ज़्यादातर जो मिलता है वो जनरलाइजेशन मिलता है, पर हाइपोथेसिस में बहुत सारी डेफिनेशन है ऐसे जो हम हाइपोथेसिस जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल इसमें आपको यही की पॉइंट है जो अभी बाकी है सत्यता की जांच, क्योंकि वैलिडिटी जो अभी है और रिमेन्स टू बी टेस्टेड है, और टेंटेटिव जनरलाइजेशन 2 कीवर्ड आपको मिलते हैं। लर्नबर्ग की डेफिनेशन में आपको यही 2 की पॉइंट मिलेंगे। मेन इसमें है जनरलाइजेशन, दूसरा है अभी
रिमेन्स टू बी टेस्टेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है। तो साइंटिफिक मेथड की विशेषता कौन सी नहीं है? वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेशन या सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी कभी भी साइंटिफिक मेथड नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। विज्ञापन अवलोकन से प्रारंभ होता है और सत्यापन के लिए फिर उसको वापस लौट के आना पड़ता है, तो जहाँ से शुरू होगा वहीं लौट के आएगा। ये डेफिनेशन गुडे एंड हार्ट ने कही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आई। अभी पिछली बार हायर एजुकेशन में भी पूछी गई थी, और अभी लेटेस्ट जो 51 वाला आपका पेपर हुआ हायर एजुकेशन का, उसमें भी ये पूछी गई। आरपीएससी में भी कई बार पूछी जा चुकी है, और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछी जा चुकी है। कुल मिला के आपको ये डेफिनेशन लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है। उसके बाद है फोकस्ड इंटरव्यू की बात सबसे पहले किसने की। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन रिपीट है अभी जब हम लोग वो वाला कर रहे थे, इसके पहले वाला आरपीएससी पीजीटी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। मर्टन ने की है इसकी बात। उसके बाद है जो निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत कौन सी पद्धति मानी जाती है। तो निदर्शन के विपरीत कौन सी है? सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो थोड़ी एरिया में बात करता है, सैंपल लेता है, लेकिन जो सेंसस मेथड होता है वो पूरा कवर करता है, इसीलिए इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। वाइट कलर क्राइम के पद को सबसे पहले किसने दिया था? तो वाइट कलर क्राइम की जब बात होगी तो सबसे पहले आते हैं सदरलैंड। उसके बाद है किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं। तो अपराधी जन्मजात होते हैं आपको पता ही है, इसमें कौन आता है? लोम्ब्रेसो आते हैं। बॉर्न क्रिमिनल की बात उन्होंने ही की है। उसके बाद है एलियट एंड मेरिल के अनुसार सज़ा से सशर्त आज़ादी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में जब आप यूपी पीजीटी कर रहे थे उसमें भी पूछा गया था। तो जब भी हम किसी को किसी शर्त के साथ आज़ादी दे देते हैं कि ठीक है तुम्हारे हम कहने पे छोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरोल कहते हैं। सज़ा से सशर्त आज़ादी उसे मिलेगी। फ्रीडम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट से उसको कंडीशनल फ्रीडम मिलती है, यानी कंडीशन होती है उसके साथ तब उसको फ्रीडम मिलती है। तो जब कंडीशनल फ्रीडम की बात होगी तो होगा पैरोल। और ये है किसके अकॉर्डिंग? ये तो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है एलियट, बाकी मेन यहाँ पे यही है, कंडीशनल फ्रीडम की बात होगी तो जब कोई कंडीशन लगा के करी जाएगी तो पैरोल हो जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता क्या होती है? तो जो भी सैंपल होती है उसकी गुड सैंपल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो वो तो पता ही है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चंस किए हैं 75। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के 75 हैं उसको कवर करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारा आरपीएससी जो 16 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो सारे सही हैं, किसी में भी कोई इनकरेक्ट आंसर नहीं है। तो आप आराम से, कोई डाउट नहीं, आराम से आप नोट डाउन करके और आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।